हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं आप स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल पे। तो आप जो चैनल पे बने हुए हो इस चैनल पे हम लोग शुरू करने जा रहे हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ का 2 वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है अपने चैनल पे। आप अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसको सब्सक्राइब करो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको पसंद आता है ये वीडियो, ये टॉपिक अगर आपको अच्छे ढंग से समझ में आ रहा है तो आप इसको ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। तो चलिए इन्हीं बातों के साथ मैं शुरू करता हूँ आपको ये टॉपिक। अच्छा, एक और मैं इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहूँगा कि मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ इस टॉपिक से रिलेटेड नोट्स मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है। ओके, आप टेलीग्राम पे एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो और टेलीग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप हमें फॉलो कीजिए। वहाँ पे आपको ये प्रोवाइड कर दिया जाएगा इससे रिलेटेड नोट्स। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होने जा रहा है वो टॉपिक है कॉमन इन्फेक्शियस और कम्युनिकेबल डिजीजेज इन ह्यूमन में जो कॉमन इन्फेक्शियस और कम्युनिकेबल डिजीजेज होते हैं उन्हीं के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। और आज का जो हमारा वीडियो होगा वो स्पेशली रिलेटेड होगा बैक्टीरियल डिजीजेज से। आज हम लोग बैक्टीरियल डिजीजेज से रिलेटेड कुछ बात करने जा रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग को ये समझना जरूरी है कि हाउ डज दिस बैक्टीरियल डिजीजेज ट्रांसमिट फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू फ्रेश पर्सन। इस बैक्टीरियल डिजीजेज का ट्रांसमिशन कैसे होता है? देखो, ट्रांसमिशन का 2 बेसिक मेथड है। अगर हम लोग ट्रांसमिशन को देखते हैं तो ट्रांसमिशन का 2 बेसिक मेथड्स अवेलेबल है। एक को हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट ट्रांसमिशन और एक को बोलते हैं हम लोग इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। ये 2 टाइप का ट्रांसमिशन हमारे लिए अवेलेबल है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। ओके, अगर हम लोग डायरेक्ट ट्रांसमिशन को देखते हैं तो इसको हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं। डायरेक्ट ट्रांसमिशन को हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं। क्या क्या कैटेगराइजेशन हो सकता है भाई? तो ये कैटेगराइजेशन हो सकता है डायरेक्ट कांटेक्ट। क्या हो सकता है? डायरेक्ट कांटेक्ट। ओके, दूसरा चीज क्या हो सकता है इससे रिलेटेड? स्वाइल बॉर्न हो सकता है। तीसरा चीज क्या हो सकता है? एनिमल बाइट हो सकता है। और चौथा चीज क्या हो सकता है? ट्रांसप्लांटेशन। तो ये सब वेरियस मेथड हो सकता है, डायरेक्ट कांटेक्ट, सॉइल बोर्न, एनिमल बाइट, ट्रांसप्लासेंटल। ओके, डायरेक्ट कांटेक्ट मैंने आपको बताया था, इसके पहले के वीडियो में मैंने आपको कुछ टर्म्स बताया था। कॉन्टाजियस डायरेक्ट कांटेक्ट से होता है। ओके, उसी तरह से सॉइल बोर्न में बहुत सारे डिजीज हैं जो डायरेक्टली सॉइल के कांटेक्ट में होने से हो जाते हैं, जैसे टेटनस काफी इंपॉर्टेंट डिजीज माना जाता है इससे रिलेटेड। एनिमल बाइट, रेबीज इसका एग्जांपल है। ट्रांसप्लासेंटल का मतलब क्या हो गया कि ट्रांसमिशन ऑफ फ्लूइड लाइक मटेरियल फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू फ्रेश पर्सन, जैसे साइफिलिस हो गया, एसटीडी जिसको हम लोग बोलते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हो गया, आपका एड्स हो गया। इसका क्या होता है? बॉडी फ्लूइड से ट्रांसप्लांटेशन की वजह से होता है, मतलब बॉडी ऑर्गन का ट्रांसप्लांटेशन हो, बॉडी फ्लूइड का ट्रांसप्लांटेशन हो इन द टर्म ऑफ ब्लड हो गया, सेरम हो गया, लिम्फ हो गया, किसी भी टाइप का प्लासेंटल जो होता है उसके थ्रू ये सारे डिजीज होते हैं। तो ये हो गए आपके डायरेक्ट कांटेक्ट से होने वाले जो डिजीज होते हैं, उसके बारे में हमने बात किया। अब हम लोग अगर बात करते हैं इनडायरेक्ट कांटेक्ट का, तो इनडायरेक्ट कांटेक्ट में किससे हो सकता है भाई? तो ये हो सकता है वेक्टर के द्वारा। इनडायरेक्ट कांटेक्ट किससे हो सकता है? वेक्टर के द्वारा। बहुत सारे वेक्टर्स अवेलेबल होते हैं, लिविंग वेक्टर्स जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज के बारे में, जैसे मलेरिया हो गया,
एंटी अमीबा हिस्टोलाइटिका हो गया, स्लीपिंग सिकनेस हो गया, ये सब क्या है डायरेक्ट कांटेक्ट से नहीं होता, इसके ट्रांसफर करता है वेक्टर के थ्रू। ओके, उसी तरह से फिर क्या हो सकता है व्हीकल्स के थ्रू। व्हीकल्स कहने का मतलब क्या होता है कि सब एबायोटिक फैक्टर जैसे मान लो फूड हो गया, जैसे क्या हो गया कंटामिनेटेड फूड हो गया, जैसे हो गया वाटर, इस सब के थ्रू ट्रांसफर करता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं व्हीकल्स के थ्रू। ट्रांसमिशन जो होता है वो व्हीकल्स के थ्रू होता है। ओके, नेक्स्ट आप देख रहे होंगे जिसको मैंने आपको पहले भी बताया था, दैट इज फॉर्माइट बॉर्न डिजीज। आपको याद होगा फॉर्माइट बॉर्न डिजीज के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये वैसा डिजीज होता है जो एक इन्फेक्टेड पर्सन अगर मान लो किसी पर्टिकुलर सेक्शन को, आर्टिकल्स को, यूज्ड आर्टिकल्स जिसको हम लोग बोलते हैं, ये नॉब हो सकता है, दरवाजे का नॉब हो सकता है, ये पेंसिल हो सकता है, पेन हो सकता है, करेंसी हो सकती है, तो इन सारी चीजों से अगर कोई ट्रांसमिशन हो रहा है डिजीज का, दैट इज कॉल्ड व्हाट फॉर्माइट बॉर्न डिजीज। इसको मैंने पहले भी बताया, आपको पहले भी इसके बारे में एक्सप्लेन किया है। और क्या हो सकता है भाई, अनक्लीन्ड हैंड, इसके थ्रू भी ट्रांसमिशन होता है डिजीज का। ओके, अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन से आपने कांटेक्ट में आया है, आपका कांटेक्ट हुआ है और आपके हाथ में उसका इन्फेक्शन उसके थ्रू हो सकता है, उसके थ्रू ट्रांसमिशन हो सकता है डिजीज का। तो ये सब वेरियस टाइप्स के जो ट्रांसमिशंस हैं, डिजीज के ट्रांसमिशंस जो होते हैं वो इन्फेक्टेड पर्सन से फ्रेश पर्सन के बीच में हो सकते हैं, दैट इज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो अब हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो हम लोग बात करेंगे कुछ बैक्टीरियल डिजीजेस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला डिजीज जो हमारा होने जा रहा है दैट इज टाइफाइड। तो हम लोग बात करने जा रहे हैं किसके बारे में, टाइफाइड के बारे में। काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पॉर्टेंट है ही है, क्योंकि इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट डाटा जो हैं वो इस डिजीज से रिलेटेड है, वो आपको याद रखना है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ये टाइफाइड जो है उसका पैथोजन क्या होता है, व्हाट आर द पैथोजन, व्हाट इज द बेसिक पैथोजन ऑफ टाइफाइड। ओके, तो पैथोजन जो है इसका, उसका नाम है सैल्मोनेला टाइफी। ये है इसका पैथोजन, सैल्मोनेला टाइफी। ये एक टाइप का रॉड शेप्ड बैक्टीरिया है। कैसा बैक्टीरिया है ये रॉड शेप्ड बैक्टीरिया है आपका। ओके, ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया भी है। कैसा बैक्टीरिया है, ग्राम नेगेटिव टाइप का बैक्टीरिया है। ये सब इंफॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, फ्लैजिलेटेड होता है। कैसा होता है, फ्लैजिलेटेड बैक्टीरिया है। ओके, मोस्टली एनारोबिक होता है। नेचर कैसा है, एनारोबिक प्रॉपर्टीज की बैक्टीरिया है। ओके, अगर मैं टाइफाइड के बारे में बात करता हूं तो टाइफाइड एक टाइप का एक्यूट डिजीज है। मैंने आपको बताया था एक्यूट डिजीज जिसको हम लोग बोल रहे थे शॉर्ट टर्म डिजीज। तो ये कैसा डिजीज है, ये है एक्यूट डिजीज। टाइफाइड जो है वो कैसा डिजीज है, एक टाइप का एक्यूट डिजीज है। ओके, आगे हम लोग बात करते हैं कि हाउ डज दिस टाइफाइड get transmitted from infected person to fresh person। infected person से fresh person में इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है। तो देखिए इसका ट्रांसमिशन मतलब मोड ऑफ ट्रांसमिशन की मैं बात कर रहा हूं। देखो मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे हो सकता है, तो कॉन्टामिनेटेड फूड से हो सकता है। इसका ट्रांसमिशन कॉन्टामिनेटेड फूड से हो सकता है, कॉन्टामिनेटेड वाटर से हो सकता है, कॉन्टामिनेटेड वाटर से भी इसका ट्रांसमिशन होता है। ओके,
फ्रॉम इन्फेक्टेड सैंपल ऑफ आर्टिकल से भी हो सकता है। इन्फेक्टेड सैंपल ऑफ आर्टिकल कहने का मतलब क्या होता है, जैसे इंजेक्शंस वगैरह से, ये सबसे भी ट्रांसमिशन हो सकता है इसका। ओके, इन्फेक्टेड सैंपल ऑफ आर्टिकल से हो सकता है। ये वेक्टर से भी ट्रांसमिट होता है, वेक्टर से भी ट्रांसमिशन हो सकता है। वो वेक्टर क्या है, वो वेक्टर है आपका हाउस फ्लाई, है ना। अगर प्रॉपर सैनिटेशन नहीं है तो ह्यूमन एक्सक्रीटरा के थ्रू भी इसका ट्रांसमिशन होता है विद द हेल्प ऑफ फ्लाइज, है ना। क्योंकि फ्लाई जो होता है वो जनरली क्या होता है, ह्यूमन एक्सक्रीटरा पे सिट डाउन करता है, उसके बाद बैठ करके उसके बाद फिर वहां से ट्रांसफर होता है आपके फूड पे, जो ओपन फूड होता है उसके थ्रू भी ये ट्रांसमिट होता है। ओके, तो ये सब वेरियस मीन्स ऑफ ट्रांसमिशन है जिसके थ्रू आपका टाइफाइड का ट्रांसमिशन होता है, टाइफाइड के पैथोजेंस का ट्रांसमिशन होता है फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू फ्रेश पर्सन। आगे हम लोग बात करने जा रहे हैं इससे रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरियर के बारे में, इसके बारे में बताया गया है आपके बुक में। वो इंपॉर्टेंट कैरियर जो था, एक्चुअली में एक कुक थी, उस कुक के द्वारा इसका ट्रांसमिशन हुआ बहुत सारे पीपल में। तो वो जो इंपॉर्टेंट कैरियर थी ना, उस कैरियर का जो नाम था, उसका नाम था मैरी मेलॉन। क्या नाम था? मैरी मेलॉन। ओके, तो मैरी मेलॉन जो था ना, चूंकि इनके द्वारा बहुत सारे, इस पर्सन के द्वारा बहुत सारे इसका ट्रांसमिशन हुआ था, इस बहुत सारे लोगों में ट्रांसमिशन हुआ था, तो इनको एज ए टाइफाइड कैरियर माना गया और इसको हम लोग नाम दिया गया, इसको स्पेशली नाम दिया गया था टाइफाइड मैरी। मैं फिर से एक बार क्लियर कर दूं इस पर्टिकुलर पर्सन के बारे में। ये एक महिला थी, नाम क्या था? मैरी मेलॉन। तो इस पर्टिकुलर महिला के द्वारा बहुत अच्छे तरह से स्प्रेडिंग किया गया था टाइफाइड का। इस महिला में कोई प्रॉपर्टीज नहीं थी, कोई सिम्टम नहीं था टाइफाइड का, लेकिन इस महिला के द्वारा इसको स्प्रेड किया गया था क्योंकि ये महिला कुक का काम करती थी, कुकिंग का काम करती थी, और इसके बॉडी पार्ट से जो मतलब इन्फेक्शन के, इसके बॉडी पार्ट के इन्फेक्शन की वजह से क्या हुआ था कि बहुत लोगों को टाइफाइड हो गया था। ओके, तो ये मेडिकल हिस्ट्री से पता चला और बाद में इसका नाम दे दिया गया था टाइफाइड मैरी। ओके, तो ये था ट्रांसमिशन। अब हम लोग बात कर रहे हैं इन्फेक्टेड बॉडी पार्ट्स का। ट्रांसमिशन के बाद हम लोग देखने जा रहे हैं इन्फेक्टेड बॉडी पार्ट्स। इन्फेक्टेड बॉडी पार्ट्स, तो देखो टाइफाइड जो है उससे हमारे इंटेस्टाइन को इन्फेक्शन होता है, साथ में ये ब्लड स्ट्रीम में भी ट्रांसफर करता है, ये ब्लड स्ट्रीम में भी ट्रांसफर करता है। मैं स्पेशली इंटेस्टाइन की अगर बात करूं तो इंटेस्टाइन का जो इलियम का जोन है, इंटेस्टाइन का जो इलियम का जोन है, उस इलियम के जोन में क्या पाया जाता है? पेयर्स पैचेज। आपको याद होगा, आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा इसके बारे में, जो एक लिम्फ नोड होता है। पेयर्स पैचेज क्या है? लिम्फेटिक नोड्स है। ओके, तो इस लिम्फेटिक नोड को ये क्या करता है? सैल्मोनेला टाइफी जो होता है वो डिस्ट्रॉय करता है। ओके, तो हमारे इंटेस्टिनल रीजन को ये अफेक्टेड करता है। ओके, और क्या? ब्लड स्ट्रीम के थ्रू ये आपके लीवर में और स्प्लीन में भी ट्रांसफर करता है।
लीवर और स्प्लीन को भी, लीवर और स्प्लीन के सेल को भी डैमेज करता है। ओके, तो इंपॉर्टेंट बात आपको क्या याद रखना है कि टाइफाइड जो है उसका इन्फेक्टेड बॉडी पार्ट्स क्या होता है, इंटेस्टाइन, स्पेशली इंटेस्टाइन को अगर हम लोग देखें तो इलियम के जोन में पाया जाता है। पेयर्स पैचेज ये कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय करता है लिम्फेटिक नोड्स ऑफ द पेयर पैचेज। पेयर पैचेज इवन लिम्फेटिक नोड का ही कॉम्बिनेशन होता है। ओके, दूसरा इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ब्लड स्ट्रीम के थ्रू ये लीवर और स्प्लीन में भी ट्रांसफर कर सकता है। अब जब इन सारे बॉडी पार्ट्स को ये इन्फेक्ट करता है तो कहीं ना कहीं कुछ सिम्टम्स आउट करता होगा। मैंने बताया था कि जब इन्फेक्शन होता है तो ये क्या करता है, सिम्टम्स आउट करता है। तो हम लोग देखते हैं वो सिम्टम क्या है। हम लोग देख रहे हैं टाइफाइड का सिम्टम्स। देखिए टाइफाइड के सिम्टम्स को अगर हम लोग देखें तो सबसे पहला सिम्टम इसका होता है हाई फीवर। क्या होता है, हाई फीवर। टाइफाइड जब होगा तो सबसे पहले आपको क्या होगा, हाई फीवर आएगा। ओके, ये हाई फीवर जो होगा ये 102 डिग्री फ़ारेनहाइट से 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक जा सकता है। ओके, दूसरा इंपॉर्टेंट बात, स्टमक पेन। दूसरा इंपॉर्टेंट बात क्या होगा, स्टमक पेन। कॉन्स्टिपेशन, लॉस ऑफ एपेटाइट, हेडेक। ओके, और क्या हो सकता है, नौशिया, नौशिया हो सकता है। अगर सीवियर इन्फेक्शन हो गया, अगर सीवियर इन्फेक्शन हो गया तो ये क्या काउज करता है, परफोरेशन इन इंटेस्टाइन, है ना। परफोरेशन इन इंटेस्टाइन काउज करता है जिसकी वजह से डेथ भी हो सकता है पर्सन का। टाइफाइड जो होता है वो एक फैटल डिजीज माना जाता है, इससे पर्सन का डेथ भी होता है। ओके, और कुछ हम लोग सिम्टम देख लेते हैं। सिम्टम और क्या है कि रोज रैसेस कर देते हैं या रोज लाइक रैसेस, ऑन अपर एब्डोमिनल पार्ट। अपर एब्डोमिनल पार्ट में रोज लाइक रैसेस नजर आएगा, मतलब रोजी अपीयरेंस आएगा, रोजी कलर रैसेस नजर आएगा। ओके, और हम क्या कर सकते हैं, पी सूप कर सकते हैं, पी सूप स्टूल। ओके, पी सूप स्टूल हो सकता है। साथ में क्या हो सकता है भाई, तो हम लोग बात ये भी कर सकते हैं कि कभी कभी आपको और क्या किया जा सकता है, हाई फीवर हो गया, स्टमक पेन हो गया, कॉन्स्टिपेशन हो गया, लॉस ऑफ एपेटाइट हो गया, हेडेक हो गया, नौसिया हो गया, परफोरेशन ऑफ इंटेस्टाइन हो गया। रोज कलर्ड कर देते हैं इसको तो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। रोज कलर्ड, रोज कलर्ड रैसेस हो गया, वहां पर पी सूप स्टूल्स हो गया। वीकनेस हो सकता है, कॉमन चीज है, वीकनेस हो सकता है। ओके, तो ये सब जो है वो बेसिक सिम्टम्स माना जाता है किसका, टाइफाइड का। इन सारे सिम्टम के बाद हम लोग देख लेते हैं कि आखिर इसका डायग्नोसिस कैसे करते हो आप। तो डायग्नोसिस के लिए एक स्पेशल टेस्ट है टाइफाइड में, दैट इज कॉल्ड विडाल टेस्ट। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, विडाल टेस्ट।
है ना। साथ ही साथ अगर हम लोग ट्रीटमेंट भी देख लें यहाँ पे, क्या बात करें ट्रीटमेंट का, तो ट्रीटमेंट को अगर हम लोग देखें तो एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट बहुत कॉमन ट्रीटमेंट माना जाता है। एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट, एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट में स्पेशली जो यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है क्लोरामफेनिकोल, है ना। क्लोरामफेनिकोल एक अच्छा मेडिसिन माना जाता है। इससे रिलेटेड आप एम्पिसिलिन भी यूज कर सकते हो। एम्पिसिलिन ये सारा ट्रीटमेंट है किसका, एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट है टाइफाइड का। ओके, आपको ये भी पता होना चाहिए कि टाइफाइड के लिए एक वैक्सीन भी अवेलेबल है, और वो वैक्सीन जो है उस वैक्सीन का नाम है टैब। इसको हम लोग बोलते हैं टाइफाइड पैरा ए पैरा बी वैक्सीन, ये बोला जाता है इसको। जनरली ये 1 to 3 ईयर्स तक ये वैलिड होता है। इसके बाद आपको फिर कंटिन्यूअसली हर मतलब 2 से 3 साल बाद आपको फिर बार बार इसको लेना पड़ता है। इसकी वजह से टाइफाइड का चांस बहुत कम। ओके, ऐसे सबसे अच्छा बात है क्या कि आप अगर किसी पर्टिकुलर टाइप के डिजीज से बचना चाहते हो तो बेस्ट मेथड इज प्रिवेंशन, है ना। प्रिवेंशन इज द बेस्ट मेथड टू क्योर अ पर्टिकुलर डिजीज और टू प्रिवेंट अ पर्टिकुलर डिजीज। ओके, तो इस तरह से आप समझ गए होंगे टाइफाइड के बारे में। अब इसके बाद का जो हमारा टॉपिक होने जा रहा है वो हो जाएगा किसी दूसरे टॉपिक के बारे में। मान लो मैं बात कर रहा हूँ प्लेग के बारे में, हम लोग बात कर लेंगे। डिप्थीरिया के बारे में हम लोग बात कर लेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अब हमारा जो टॉपिक होने जा रहा है वो टॉपिक है आपका निमोनिया। हम लोग एनसीईआरटी से रिलेटेड टॉपिक ही बात कर रहे हैं। एनसीईआरटी में जैसे जैसे दिया हुआ है उसी टाइप से मैं आपको बता रहा हूं। तो निमोनिया काफी इंपॉर्टेंट डिजीज माना जाता है। ये भी एक टाइप का बैक्टीरियल डिसऑर्डर है, और जो पैथोजेन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो पैथोजेन का नाम क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं डिप्लोकोकस। एक और है डिप्लोकोकस निमोनी। ओके, आपने जेनेटिक्स में भी पढ़ा होगा इसके बारे में, इसी पे एक्सपेरिमेंट किया गया था बहुत सारा। ओके, तो ये 2 बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, निमोनिया के लिए। अब हम लोग ये देखते हैं कि इस बैक्टीरिया की प्रॉपर्टीज क्या है। तो ये है एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। इसके पहले टाइफाइड जो मैंने बताया था वो था ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ये है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ओके, दूसरा इंपॉर्टेंट बात, ये नॉन मोटाइल होता है, नॉन मोटाइल होता है। अच्छा, कोकस है, कोकस मतलब कैसा बैक्टीरिया है, ये शेप कैसा है, तो स्फेरिकल शेप बैक्टीरिया है, और ये चेन में भी पाया जा सकता है, इसीलिए तो स्ट्रेप्टोकोकस नाम है। अगर डबल चेन रहा, जैसे मान लो डबल चेन रहा तो क्या बोलेंगे इसको, डिप्लोकोकस, 2 स्फेयर्स, और स्ट्रेप्टोकोकस क्या हो जाएगा जब चेन में अवेलेबल हो। ओके, तो ये 2 टाइप का से इसका शेप होता है, ये बैक्टीरिया का कुछ ऐसा शेप। ओके, अगर हम लोग बात करते हैं इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन का, ये कैसे ट्रांसमिट करता है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन। अच्छा, एक और मैं बात बता दूं, निमोनिया भी जो है आपका एक्यूट डिसऑर्डर है, एक्यूट डिजीज है। ओके, तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन को अगर हम लोग देखते हैं तो इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन बेसिकली होता है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। या फिर कॉन्टाजियस भी हो सकता है, ये कॉन्टाजियस भी हो सकता है, मतलब यूज्ड आर्टिकल वगैरह से भी हो सकता है। ओके, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से भी हो सकता है ना। मैं लिख देता हूं
यूज्ड आर्टिकल्स वगैरह से भी होता है। ओके, तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, कॉन्टाजियस, यूज्ड आर्टिकल्स, ये सबसे होता है। जनरली इसका कोई वेक्टर नहीं है ना। अब अगर हम लोग बात करते हैं कि निमोनिया जो आपका है उसका टाइप बताया गया है। ओके, दो टाइप का निमोनिया बेसिकली बताया गया है। देखिए, ये निमोनिया जो आपका है दो टाइप का है। एक जो 0 to 5 ईयर्स के बच्चों को होता है, 0 to 5 नहीं 10 कर देते हैं, 0 to 10 ईयर्स के यंग पीपल को होता है, और एक होता है अबाउट 10 to 50 ईयर्स वाले को। ओके, मतलब एक होता है यंग वंस को और एक होता है किसको, एडल्ट को। ओके, तो निमोनिया जो यंग वंस को होता है इसको हम लोग बोलते हैं ब्रैंको निमोनिया। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, ब्रैंको निमोनिया। ओके, क्योंकि ये एक्चुअली में ब्रोंकस वाले जो एरिया होता है उसी का पैकेजिंग करता है, उसी में प्रॉब्लम काउज करता है। ओके, वहीं पे दूसरे को अगर हम लोग देखते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं लोबर। क्या बोलते हैं हम लोग, लोबर निमोनिया। ओके, ब्रैंको निमोनिया और लोबर निमोनिया। तो ब्रैंको निमोनिया मैंने क्या बताया, जनरली यंग वंस को होता है, जो इनबॉर्न बेबी होते हैं, या फिर अप टू 5 और 10 ईयर्स तक होता है, जबकि ये मोर देन एडल्ट को होता है, ज़्यादातर एडल्ट को होता है ना। तो निमोनिया का टाइप देखने के बाद हम लोग समझते हैं इसका सिम्टम क्या है। ओके, तो देखते हैं सिम्टम। सिम्टम्स देखिए, सबसे पहला सिम्टम तो क्या हो जाएगा कि फीवर होता है, इसमें भी फीवर, चिल इफेक्ट भी आता है, चिलिंग भी होता है इसमें। ओके, कफ प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा, हेडेक होता है इसमें। ओके, प्रॉब्लम इन ब्रीदिंग, है ना, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसके द्वारा जो टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस किया जाता है, मैं बता देता हूं, टॉक्सिक सब्सटेंस ऑफ बैक्टीरिया प्रोवाइड इंफेक्शन, cause blockage of bronchus, even lungs, alveoli, है ना, लंग्स के एल्वियोली में भी ब्लॉकेज काउज कर देता है, और एल्वियोली में म्यूकस का लेयर जम जाता है। एल्वियोली जो है ना, लेयर ऑफ म्यूकस, तो म्यूकस का लेयर जमने की वजह से क्या होता है कि आपका जो लंग्स का सरफेस एरिया है वो घट जाता है। तो लंग्स का सरफेस एरिया घटेगा तो इससे क्या होगा, ब्रीदिंग प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। ओके, तो ये सब प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। साथ ही साथ और अगर हम लोग देखते हैं तो रेड रैशेस अपीयर होता है बॉडी के पार्ट पे, रेड रैशेस अपीयर होता है, और नेल और लिप जो होता है ना वो ग्रेइश और ब्लूइश हो जाता है। नेल एंड लिप्स बिकम ग्रेइश और ब्लूइश। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये सब एकदम साइन माना जाता है इसका निमोनिया का, कि नेल और लिप्स जो होता है वो ग्रेइश और ब्लूइश हो जाता है। ओके, तो सिम्टम आप समझ रहे हो, फीवर, चिल इफेक्ट, कफ प्रॉब्लम, हेडेक, प्रॉब्लम इन ब्रीदिंग, ये मेजर
ये जो है ना आपका मेजर इंपॉर्टेंट इसका फीचर्स माना जाता है। टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस बाय बैक्टीरिया इन्फेक्टेड द एंड इन्फेक्शन काउज करता है लंग्स के लेवल का। ओके, कॉमन कोल्ड जब होता है ना आपको, तो ये इन्फेक्शन लंग्स लेवल तक नहीं पहुंचता, ये एक्चुअली में नेजल पैसेज तक ही रहता है। लेकिन जब निमोनिया हो जाएगा तो ये इन्फेक्शन लंग्स लेवल तक चला जाएगा। ओके, और क्या, ब्रोंकस और लंग्स का जो एल्वियोली होता है उसको ब्लॉकेज काउज कर देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि म्यूकस प्रोड्यूस करता है, ये बहुत सारा म्यूकस इन्फेक्शन की वजह से प्रोड्यूस होता है, और इन्फेक्शन की वजह से जो म्यूकस प्रोड्यूस होता है वो एल्वियोली के रीजन को ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से आप समझ रहे हो एल्वियोलर रीजन अगर ब्लॉक कर जाएगा तो इससे क्या होगा कि ऑक्सीजन का सप्लाई आपके बॉडी को प्रॉपर वे में नहीं मिलेगा, और ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं मिलेगा तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, ब्रीथिंग रेट आपका हाई हो जाएगा, हॉर्सनेसनेस जिसको हम लोग बोलते हैं ये सब शुरू हो जाएगा। ओके, तो ये था आपका सिम्टम ऑफ निमोनिया। अब हम लोग बात करते हैं ट्रीटमेंट का। अच्छा, ये मैं फिर से बता रहा हूँ आपको कि ये सारा टॉपिक का जो नोट्स अवेलेबल है वो नोट्स आपको मैंने टेलीग्राम पे अवेलेबल कर दिया है, तो कोई ज़रूरत नहीं है आपको लिखने का। अभी फिलहाल आप इसको अच्छे ढंग से समझ लो, और टेलीग्राम पे आप जा करके आप फॉलो करो हमको, और वहाँ पे आपको नोट्स उपलब्ध है, वहाँ पे आपको ये सारा चीज़ आपको रिटन फॉर्म में नोट्स में मिल जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं किसका, ट्रीटमेंट का। नहीं, पहले डायग्नोसिस की बात करते हैं। आप कैसे डायग्नोसिस करोगे, तो डायग्नोसिस के लिए सबसे अच्छा है एक्सरे। एक्सरे टेस्ट होता है चेस्ट का, है ना, चेस्ट का एक्सरे करवाया जाता है। जब थोड़ा बहुत सिम्टम अगर डॉक्टर्स को समझ में आता है तो इसको कंफर्म करने के लिए वो क्या करते हैं, आपके चेस्ट का जो पेशेंट होते हैं उनके चेस्ट का एक्सरे करवाते हैं, और इससे पता चल जाता है कि निमोनिया का पैचेज जो है वो लंग्स के ऊपर अवेलेबल है। ओके, तो ये है डायग्नोसिस। ट्रीटमेंट को अगर हम लोग देखते हैं तो क्या होता है भाई, तो ट्रीटमेंट बहुत ही कॉमन ट्रीटमेंट है, दैट इज एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट। जनरली हम लोग एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट लेते हैं इसके लिए। ओके, और जनरली एंटीबायोटिक में जैसे इथ्रोमाइसिन हो गया, है ना, इथ्रोमाइसिन आप दे सकते हो, आप टेट्रासाइक्लिन का यूज कर सकते हैं। अच्छा, ट्रीटमेंट करने का मतलब ये नहीं कि आप खुद से इसका ट्रीटमेंट कर लो, ये ऐसा कभी मत करना। मैं एक बेसिक आइडिया आपको दे रहा हूँ कि जनरली क्या होता है कि निमोनिया के जो पेशेंट होते हैं या फिर कोई भी डिजीज का ट्रीटमेंट अगर मैं बता रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप मतलब 100% उस पर्टिकुलर टाइप के डिजीज को आप ट्रीट कर लो, ये पॉसिबल नहीं है। इसके लिए आपको डॉक्टर्स के पास जाना ही पड़ेगा। ओके, तो मैं एक बेसिक ट्रीटमेंट की बात कर रहा हूँ कि जनरली अगर आप मलेरियल, तो देखिए अब हम लोग बात करने जा रहे हैं डिसेंट्री के बारे में। देखिए, डिसेंट्री को अगर हम लोग देखें तो ये भी क्या है, एक्यूट डिसऑर्डर है। कैसा डिसऑर्डर है, एक्यूट डिसऑर्डर है, और पैथोजन जो इससे रिलेटेड है उस पैथोजन का नाम है साइजेला साइकी। क्या नाम है, साइजेला साइकी या फिर साइजेला फ्लेक्सिनेरी, है ना। यही वो बैक्टीरिया है जो डिसेंट्री डिसेंट्री के लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाता है जनरली ह्यूमन में। ओके, अब अगर हम लोग बात करते हैं इसके ट्रांसमिशन का कि ये कैसे ट्रांसमिट करता है, तो कॉन्टामिनेटेड फूड हो गया, कॉन्टामिनेटेड फूड या फिर वाटर से ट्रांसमिट कर सकता है। ओके, इसका वेक्टर भी अवेलेबल हो सकता है, और वो वेक्टर क्या होगा, फिर से वही हाउस फ्लाई के द्वारा इसका ट्रांसमिशन होता है ना। अगर हम लोग सिम्टम को देखें तो सिम्टम में आपको क्या होगा भाई, लूज मोशन होगा, डिहाइड्रेशन हो सकता है, डिहाइड्रेशन वोमिटिंग के द्वारा भी हो सकता है, वोमिटिंग, वीकनेस इंपॉर्टेंट है, इसमें वीकनेस आ सकता है, बॉडी में वीकनेस हो सकता है ना, और हेडेक, ठीक ना, और माइल्ड फीवर भी हो सकता है, माइल्ड फीवर भी हो सकता है। तो ये सब बेसिक सिम्टम माना जाता है किसका, डिसेंट्री का।
ओके, स्टमक पेन हो सकता है, स्टमक पेन हो सकता है, ये सब बेसिक सिम्टम माना जाता है किसका, डिसेंट्री का। तो इंपॉर्टेंट बात क्या याद आपको रखना है, साइजेला साइगी या साइजेला फ्लेक्सिनरी, ये दो पैथोजेंस हैं जिसके द्वारा ये डिजीज होता है। अगला इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इसका जो ट्रांसमिशन होता है वो कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर से हो सकता है, वेक्टर में हाउस फ्लाई के द्वारा हो सकता है ये। और सिम्टम में क्या हो जाएगा, लूज मोशन, लूज मोशन में स्पेशली म्यूकोइड कर सकते हैं, म्यूकोइड या ब्लडी स्टूल भी आता है कभी कभी, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ब्लडी स्टूल भी आ सकता है। ओके, और डिहाइड्रेशन का सिम्टम होगा, वोमिटिंग हो सकता है, वीकनेस आएगा, डिहाइड्रेशन होगा तो वीकनेस भी आएगा, हेडेक भी होगा, माइल्ड फीवर आ सकता है, स्टमक पेन होगा और ब्लडी स्टूल तो मैंने बताया ही बताया। तो ये सब क्या है, बेसिक सिम्टम है किसका, डिसेंट्री का। अगर हम लोग बात करते हैं ट्रीटमेंट का, अगर हम लोग बात करते हैं ट्रीटमेंट का तो रिहाइड्रेशन ट्रीटमेंट, रिहाइड्रेशन ट्रीटमेंट अच्छा माना जाता है इसमें, है ना। स्लाइन वगैरह चला जाता है, स्लाइन जिसको बोलते हैं, स्लाइन ट्रीटमेंट बोलते हैं उसको हम लोग। ओके, और साथ में क्या, एंटीबायोटिक्स, ये दोनों टाइप का ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाता है। तो देखिए, प्लेग जनरली इसको ब्लैक डेथ भी बोला जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम्स में इसको पूछा जा चुका है, ब्लैक डेथ किस बीमारी को बोला जाता है, दैट इज प्लेग। ओके, तो पैथोजन जो है उसका नाम है पास्ट्यूरेला पेस्टिस, या इसी को बोलते हैं अर्सीनिया पेस्टिस, पास्ट्यूरेला पेस्टिस या अर्सीनिया पेस्टिस। ओके, और वेक्टर जो है उसको क्या है, रैट फ्ली, वेक्टर क्या है, रैट फ्ली, जेनोक्साइला चियोपिस, है ना, जेनोक्साइला चियोपिस, ये है आपका रैट फ्ली। ओके, तो इसके द्वारा ये ट्रांसमिट होता है। जनरल वे में अगर हम लोग देखते हैं तो प्लेग का कुछ टाइप भी होता है। अगर हम लोग इसके टाइप्स को देख रहे हैं तो टाइप क्या होगा, एक हो जाएगा बुबोनिक प्लेग, एक हो जाएगा सेप्टिसिमिक प्लेग, और एक हो जाएगा न्यूमैनिक प्लेग या न्यूमैटिक प्लेग। ये तीन बेसिक टाइप का बताया गया है, बुबोनिक, सेप्टिसेमिक और न्यूमैटिक। स्पेशली बुबोनिक प्लेग जो है ना, इसी को बोला जाता है ब्लैक डेथ, इसी को हम लोग बोलते हैं ब्लैक डेथ। ओके, तो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको क्या याद रखना है, प्लेग जो होता है बैक्टीरिया से होता है। बैक्टीरिया कौन सा बैक्टीरिया है, पास्ट्यूरेला पेस्टिस या अर्सीनिया पेस्टिस, वेक्टर रैट फ्ली, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, जेनोक्साइला चियोपिस। ओके, टाइप मैंने आपको बताया, बुबोनिक, सेप्टिसिमिक और न्यूमैटिक। अब इन्हीं तीनों प्लेग के बारे में हम लोग थोड़ा बहुत जानकारी हासिल करने जा रहे हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं बुबोनिक प्लेग के बारे में। तो इसके बारे में कहा जाता है कि बेसिकली ये लिम्फेटिक नोड को इन्फेक्ट करता है, इन्फेक्ट लिम्फेटिक नोड्स, स्पेशली आर्मपिट, है ना, आर्मपिट का जो लिम्फेटिक नोड होता है वहां पर इन्फेक्शन काउज करता है। ओके, और काफी सीवियर पेन काउज करता है, सीवियर पेन, हाई फीवर, है ना, सीवियर पेन काउज करता है, हाई फीवर काउज करता है,
अगर हम लोग इसका इंक्यूबेशन पीरियड देख लेते हैं, मैं यहां लिख देता हूं, इंक्यूबेशन पीरियड अगर हम लोग देखें तो अबाउट 2 to 6 डेज तक होता है ना, और काफी फैटल माना गया है, हाईली फैटल। ऐसा कहा जाता है कि एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन में लगभग 60% यूरोपियंस को इसने इन्फेक्ट किया था। एक पर्टिकुलर पीरियड में जिस समय प्लेग का काफी मतलब ये था, बहुत ज़्यादा फैला हुआ था पूरे वर्ल्ड में, उस समय लगभग 60% यूरोपियंस जो थे ना वो बुबैनिक प्लेग की वजह से डेथ कर गए थे, इन्फेक्शन हो चुका था इस पर्टिकुलर टाइप का डिजीज। ओके, तो बुबैनिक प्लेग, और इसका ट्रांसमिशन किससे होता था? फ्रॉम रैट्स टू ह्यूमन आर्टिकल्स, है ना, फूड के थ्रू हो जाए या फिर किसी और प्रोसेस के थ्रू हो जाए, मतलब इसका इन्फेक्शन मेन रूप से रैट के थ्रू होता था। ओके, अब हम लोग बात कर रहे हैं सेप्टिसेमिक प्लेग का। तो सेप्टिसेमिक प्लेग को अगर हम लोग देखते हैं तो इसमें क्या होता है भाई? नो लिम्फेटिक नोड डिस्ट्रॉय। इसमें लिम्फेटिक नोड का डिस्ट्रक्शन नहीं होता था बेसिकली। ओके, हाई फीवर ये भी शो करता था, रैपिड पल्स, है ना, पल्स का रेट बहुत हाई हो जाता था इसमें, नौसिया लिख सकते हैं हम लोग, है ना, नौसिया होता था इसमें बेसिकली। ओके, और कर सकते हैं, और क्या किया जा सकता है? फैटी, है ना, जनरली फैटी माना जाता था ये भी। ओके, तो ये है आपका कौन सा प्लेग? सेप्टिसेमिक प्लेग। ओके, और जनरली सेप्टिसेमिक प्लेग का जो ट्रांसमिशन होता था ना वो ह्यूमन से ह्यूमन होता था। मैं ये स्पेशल बात है इसका, ट्रांसमिशन ह्यूमन टू ह्यूमन, है ना, ह्यूमन से ह्यूमन ट्रांसमिशन होता था इसका, इस टाइप के प्लेग का। ओके, अब इसके बाद हम लोग बात करने जा रहे हैं किसके बारे में? तो न्यूमैटिक प्लेग का। मैं ऊपर मिटा देता हूं इसको। तो इसका भी ट्रांसमिशन वही है, फ्रॉम ह्यूमन टू ह्यूमन। ट्रांसमिशन क्या है? ह्यूमन से ह्यूमन ही ट्रांसमिशन होता था इसका। और क्या, जब ह्यूमन से ह्यूमन ट्रांसमिशन होगा इसका मतलब बेसिक ट्रांसमिशन मेथड क्या था? तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। बेसिक ट्रांसमिशन का जो मेथड था वो क्या था? ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। ओके, इसमें जनरली क्या होता था कि आपका जो लंग्स है ना, जो पेशेंट है उसके लंग्स में प्रॉब्लम शुरू हो जाता था, तो पल्मोनरी एडेमा बोलते हैं उसको हम लोग, मतलब लंग्स में स्वेलिंग आना शुरू हो जाता था ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ फ्लूइड मैटर। ओके, तो इसको हम लोग बोलते हैं पल्मोनरी एडेमा। ठीक है, तो ये सब जो वेरियस सिम्टम था ये भी फैटल होता था, हाईली फैटल, है ना, हाईली फैटल होता था। ऐसा इसलिए माना जाता है क्योंकि अबाउट 24 आवर्स में ही पेशेंट डेथ कर सकता था। मतलब मैं लिख देता हूं, पेशेंट डेथ विद इन 24 आवर्स, 24 घंटे में ही पेशेंट का ही डेथ हो जाता था। ओके, तो ये था आपको किसके बारे में? प्लेग के वेरियस सिम्टम्स के बारे में और उससे रिलेटेड टाइप्स के बारे में। अब हम लोग बात कर लेते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। बहुत कॉमन ट्रीटमेंट था इसका, कॉमन नहीं कर सकते, उस समय कॉमन नहीं था, अब कॉमन है ट्रीटमेंट। फिर वहीं से हम लोग लेंगे तो क्या है? एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट। एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट ये सबसे कॉमन ट्रीटमेंट माना जाता है ना। और अगर हम लोग प्रिवेंशन देखें,
अगर हम लोग प्रिवेंशन देखें तो क्या हो जाएगा, फ्रॉम रैट, है ना, रैट से प्रिवेंशन इसका सबसे बेस्ट प्रिवेंशन था, क्योंकि रैट के थ्रू ही ये डिजीज ट्रांसमिट किया, फ्रॉम रैट फ्ली। ओके, तो इस तरह से हम लोगों ने समझा किसके बारे में, प्लेग के बारे में। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं डिप्थीरिया के बारे में, जो बेसिकली चिल्ड्रन में होने वाला डिजीज है, डिप्थीरिया। डिप्थीरिया तो ये भी एक टाइप का कैसा डिजीज है, तो एक्यूट डिजीज है। डिप्थीरिया भी एक टाइप का कैसा डिजीज है, तो एक्यूट डिजीज है। और जो पैथोजन है इसका, पैथोजन जो है वो भी एक बैक्टीरिया है ना, उस पैथोजन को हम लोग बोलते हैं कॉर्नीबैक्टीरियम। कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिया, यही है वो बैक्टीरिया जिसके द्वारा ये डिजीज होता है, कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिया। ओके, ये पैथोजन का नाम हो गया इसका। अगर हम लोग देखते हैं इसका ट्रांसमिशन, अब हम लोग क्या बात करेंगे, ट्रांसमिशन का। तो ट्रांसमिशन किससे होता है, तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन हो सकता है इसमें, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन हो सकता है, कॉन्टामिनेटेड फूड, वाटर, इससे भी हो सकता है, और कॉन्टेजियस भी है। ये क्या है, कॉन्टेजियस है, मतलब डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से भी हो सकता है, या फिर यूज्ड आर्टिकल से हो सकता है, ऐसा भी देखा गया है। तो ये सब वेरियस मोड ऑफ क्या है, ट्रांसमिशन, जिसके थ्रू डिप्थीरिया ट्रांसफर होता है। अच्छा, एक और मैंने बात बताया क्या, कि मोस्टली इन चिल्ड्रन, ज्यादातर ये किसमें होता है, चिल्ड्रन में होता है, छोटे बच्चों में डिप्थीरिया का चांस ज्यादा होता है एज कंपेयर टू यंग पीपल। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखने जा रहे हैं, इसी से रिलेटेड कुछ और भी इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। That is incubation period और symptom। इंक्यूबेशन पीरियड अगर हम लोग देखते हैं तो 24 आवर्स से लेकर के 6 डेज तक इसका इंक्यूबेशन पीरियड हो सकता है। ओके, फिर हम लोग देखते हैं क्या, सिम्टम्स। तो सिम्टम में कॉमन सिम्टम वही होगा, पहले तो हाई फीवर, ये बहुत ही कॉमन सिम्टम माना जाता है, हाई फीवर, है ना। उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं तो आपको क्या मिलेगा इसके सिम्टम में, तो बेसिकली क्या होता है कि जो टॉक्सिन प्रोड्यूस्ड बाय दिस बैक्टीरिया cause a false membrane over epithelium, है ना। एपिथेलियम के ऊपर जनरली ये फॉल्स मेम्ब्रेन काउज कर देता है। ये एपिथेलियम किसका हो सकता है, तो नेजल एरिया का हो सकता है, आपका ट्रैकिया का हो सकता है, या ब्रोंकस का हो सकता है, आई का हो सकता है, ईयर का हो सकता है। ये अलग अलग लोकेशन के एपिथेलियम के ऊपर एक फॉल्स मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन कर देता है। ओके, तो आप समझ रहे हो, जब ये फॉल्स मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन कर देगा तो इसकी वजह से क्या होता है, प्रॉब्लम शुरू हो जाता है पेशेंट में। जो बच्चे होते हैं उनको प्रॉब्लम शुरू हो जाता है ना। और इस प्रॉब्लम की वजह से क्या क्या आएगा, तो फीवर आ सकता है ना। क्या आएगा, फीवर आ सकता है। साथ ही साथ क्या होगा इसमें कि सोर थ्रोट हो सकता है। और भी कुछ एग्जांपल मैं दे देता हूं, जैसे क्या हो सकता है, सोर थ्रोट हो सकता है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम आ सकता है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम आ सकता है ना। ये सब प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है, चॉकिंग हो जाता है, लंग्स का चॉकिंग हो सकता है, हार्ट काम करना बंद कर दे, ऐसा भी हो सकता है। तो चॉकिंग ऑफ
ट्रैकिया, है ना, फेलुअर ऑफ हार्ट, है ना, हार्ट फेल कर सकता है। तो ये सब समस्या आती है डिप्थीरिया से। ओके, और अगर हम लोग देखते हैं इसका प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट वही है एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट, है ना। अगर प्रिवेंशन देखते हैं तो प्रिवेंशन काफी इंपॉर्टेंट है। एक वैक्सीन अवेलेबल है दैट इज कॉल्ड डीपीटी, एक ट्रिपल सीड वैक्सीन है दैट इज कॉल्ड डीपीटी, डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टेटनस। ये तीनों के लिए कॉमन वैक्सीन आता है ना, जो जनरली इनबॉर्न बेबी को दिया जाता है 1 मंथ के अंदर में, जिसकी वजह से उनमें इन्फेक्शन का चांस कम हो जाता है। ओके, तो इस तरह से हम लोगों ने समझ लिया क्या डिप्थीरिया के बारे में। तो आई थिंक ये सारा टॉपिक आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। इसके बाद का जो वीडियो हम लोग देखेंगे उसमें हम लोग वायरल डिजीजेस के बारे में पढ़ेंगे। ये आपका बैक्टीरियल डिजीज था। बैक्टीरियल डिजीज का 2 सीरीज मैंने बना दिया। एक सीरीज इसके पहले मैंने बता दिया आपको, जिसमें हम लोग निमोनिया और भी बहुत सारे डिजीज के बारे में हमने बताया। इसमें हमने प्लेग और डिप्थीरिया के बारे में बताया। ओके, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का इस चैनल पे बने रहने के लिए। आई थिंक ये सारा टॉपिक आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।